जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। प्यारे बच्चे, आज आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आपके द्वारा दिया गया एक गिफ्ट सबसे बड़ा है कि अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही आप लोगों के 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, यानी कि 9 मिलियन इमोशंस, 9 मिलियन भावनाएं, 9 मिलियन परिवार के सदस्य, 9 मिलियन स्माइलीज, 9 मिलियन संघर्ष करते हुए इस शैक्षिक जगत के बच्चे, वो पढ़े लिखे बच्चे जो अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं और या बनाने की तरफ अग्रसर हैं या बना लेंगे। तो ऐसी इन मुस्कुराहटों पर प्यारे बच्चे, मैं हमेशा से कहता हूं कि अपना जीवन निसार है। आप लोगों का जो भी हम लोगों को कंट्रीब्यूशन है वो हम कभी नहीं भूल सकते। आप सब लोगों की वजह से हमारी परिभाषा है। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के साथी हैं और हम लोगों को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। और अब तक का तुम्हारे द्वारा जो किया गया ये भरोसा है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। आपने बढ़ चढ़ के भरोसा किया है, उसी विश्वास पर हम हमेशा खरे उतरते रहेंगे। आपका ये मूल्य जो भी आपने हम लोगों को दिया है, जो प्यार या कुछ भी इमोशन आपने दिया, वो हमेशा हम लोगों को बच्चे ऋणी बनाए रखेगा। हमेशा इसके कर्जवान रहेंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आप सब लोगों को पता होगा 9 मिलियन की वजह से अब RWA टीम 17 सितंबर को आगरा आने वाली है, तो उसकी सूचना शायद उम्मीद करूँगा आप सब लोगों के पास होगी। तो आप सब लोगों को भी हैप्पी टीचर्स डे। आप ही लोग टीचर बनाते हैं, ठीक है। आप ही लोग हैं जो सम्मान देते हैं और आपकी वजह से जो सम्मान, जो ऊर्जा हम तक पहुंचती है वो विशेष होती है। और थैंक यू बहुत सारे प्यार के लिए हमेशा। आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं दोस्त। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, मैंने आप लोगों को बताया था, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नंदवंश के बारे में। और नंदवंश के बारे में हमने जाना था कि जो घनानंद था वो नंदवंश का अंतिम शासक था। क्या था? नंदवंश का अंतिम शासक था। ये बातें मैंने आपको बताई। आगे आएंगे घना। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। किससे? सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, ठीक है। सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया। किसने किया भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण? ईरानियों ने। तो क्या बोलेंगे? यहां एक बात समझने की आप लोगों को जरूरत है। हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले विदेशी सिकंदर भारत में आया, नहीं, सबसे पहले ईरानी आए। ईरानियों के बाद यूनानी आएंगे, ये क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनानियों के बाद में बच्चे आपका हिंद यूनानी आएंगे, इंडो ग्रीक जिनको हम कहेंगे, कहीं एक किनारे पर लिख लीजिए। फिर शक आएंगे भारत में, विदेशी आक्रमणकारी हैं। कहां से आए, कैसे आए, ये सब हम जानेंगे ही। पहलव आएंगे, फिर कुषाण आएंगे। ये भारत में आने वाले विदेशियों का एक क्रम है, आक्रमणकारियों का। तो सबसे पहले कौन लोग आए हैं? सबसे पहले भैया जी ईरानी आए हैं। तो भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन है? डेरियस प्रथम है। क्या बोलोगे? डेरियस प्रथम था, जो किस वंश से था? मैंने क्या बोला? आज ईरान तो आप जानते हो ना, ईरान कहां पर है? ईरान, इराक, भारत के बच्चे पश्चिम में स्थित हैं। तो वहां से आया। किस वंश से था? हकामनी साम्राज्य। हकामनी साम्राज्य आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ईरान का एक वंश है। हकामनी साम्राज्य, जिसको फाउंड किया था साइरस सेकंड ने। हकामनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे, हकामनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे आपके? हकामनी साम्राज्य के संस्थापक हम कहेंगे साइरस द्वितीय। और इसी वंश का एक शासक है आपका, जिसका नाम है डेरियस प्रथम। तो भारत आने वाला प्रथम ईरानी कौन है? वो डेरियस प्रथम है। इसने गांधार और कंबोज को जीत लिया था। एक बार थम्स अप करके बताएं भैया, हम जानते हैं गांधार और कंबोज भारत की आज की जो सीमा है
उससे बाहर स्थित थे। तो गांधार और कंबोज कहाँ थे जानते, मैंने बताए थे 2 महाजनपद ऐसे थे जो भारत की सीमा से बाहर थे। चलो भाई, सर आपने काशिम बताया था। बेटा आप मूर्ख हैं, काशिम पहला अरब आक्रमणकारी होगा। अरब इनके भी बात आएंगे, यहाँ अरब आएंगे फिर तुर्क आएंगे, वो पहला अरब आक्रमणकारी है काशिम। कुछ भी बात कहीं भी मत मिलाया करो किसी भी बात को। और तुम जो सारे, मैंने डाउट ग्रुप में सुबह भी मैसेज लिखा, ये क्या है भाई कि जी मैं जीएस कैसे तैयार करूं, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। डाउट ग्रुप इस बात के लिए होता है क्या? डाउट होता है कैसे सेलेक्ट होगे? डाउट होता है आपका कि आप कुछ चीज नहीं ढूंढ पा रहे। जैसे एक बच्चे ने लिखा जी आपने आर्य एक जगह गुरुजी 36 लिख दिया या 33, तो मैंने आंसर किया 33 सही है, 36 गलती से मुझसे लिख गया। ठीक है, ये डाउट है, ये हकीकत का डाउट है। तो ये डाउट होते हैं कि भाई हमको एक कंफ्यूजन है। ऐसे डाउट नहीं जी मैं कैसे पढ़ूं, देखो डाउट है, मत करो ऐसा प्लीज। मैंने कल टैग दिखे परिश्रम 2.0 में, मेरे पास 2300 टैग हैं। क्या मैं 2300 मैसेज लिख सकता हूं? आप ही सोचें, 2300 मैसेज लिख पाना, फिर किसी बच्चे का छूट जाएगा अच्छा डाउट भी, क्योंकि फिर फटाफट से पढ़ने होते हैं सिर्फ, फिर रिप्लाई नहीं होगा, फिर से पढ़ने भी मुश्किल है 2300 मैसेज। मत करो ऐसा प्लीज। जब कुछ नहीं सॉल्व पाते हो अच्छी चीजें लिखो, आपके चक्कर में अच्छा डाउट भी बंद हो जाता है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ईरानियों के बाद यूनानी, यूनानियों में कौन आया है? सिकंदर आया है, सिकंदर का आक्रमण हुआ। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सिकंदर जब भारत आया होगा तो सिकंदर से पहले कंबोज पर किसका अधिकार है, जरा बताएंगे मुझे। मैंने आपको बताया यहां आपका गांधार था, कंबोज था। तो गांधार और कंबोज किसने जीत लिए थे? आप कहेंगे भैया दारा, जिसको हम डेरियस कहते हैं, दारा ने क्या कर लिया था? इन दोनों को जीत लिया था। किसके द्वारा जीत लिए गए? दारा के द्वारा। ठीक है, भारत के ये हिस्से। ठीक है, और मेरे दोस्त मैंने आपको बताया अगर हम भारत के सापेक्ष बात करें तो यहां पे समझना, इधर क्या है? इधर यूरोप है भारत के सापेक्ष में, यूरोप महाद्वीप इधर है। इधर ही था आपका मकदूनिया यानी कि मैसेडोनिया, जहां से चल के सिकंदर गया। कल मैंने बताया सिकंदर ने कैसे क्षेत्र जीता। तो इधर सिकंदर गया तो सिकंदर की भिड़ंत किससे? भारत की सीमाओं में यदि सिकंदर को प्रवेश करना है तो किसको हराना होगा? किसको हराना होगा? आप कहेंगे भैया जिसने गांधार और कंबोज पर कब्जा कर रखा है उसको हराना होगा, उसको हराना होगा। तो देखेंगे ईरानियों के बाद में यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ और एक वॉर होता है जिसको कहते हैं गोगामाला यानी उर्वेला का वॉर। ये स्थल जगह का नाम है, गोगामेला स्थल था बच्चे कहां पर? गांधार के पास में। और 331 बीसी में ये वॉर हुआ। जीता कौन है? डेरियस थर्ड वर्सेस सिकंदर के बीच में ये युद्ध हुआ और सिकंदर इस युद्ध को जीतता है, तभी तो आगे भारत की तरफ बढ़ेगा। क्या बोलेंगे? इस युद्ध को सिकंदर जीत जाता है। यानी गांधार वाला क्षेत्र जो ईरानियों के अधीन था उसको किसने जीत लिया? आप कहेंगे भैया जी उसको सिकंदर ने जीत लिया। बहुत थैंक यू कोमल कुमार जी, आप लोगों को भी बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत? तो एक इमेज बनाए कि भारत में सिकंदर से पहले ईरानी आए। ईरानी किस वंश से थे? हकामनी साम्राज्य से। हकामनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? साइरस था। उसी का एक शासक था आपका डेरियस, वो भारत में आया। उसने किसको जीत लिया था? गांधार और कंबोज को जीत लिया। तो इनके वंशज यहाँ गांधार और कंबोज पर रूल करने लग गए। ऐसा ही एक शासक था डेरियस थर्ड जो इसका वंशज था। तो सिकंदर जिस समय पर आया उस समय पर डेरियस थर्ड है वहां पर, तो सिकंदर ने आके डेरियस थर्ड को हरा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आएंगे पढ़ेंगे जी। भारत आ चुका है। सिकंदर किस वर्ष में आया? अब यह 331 याद मत रख लेना। अब इंपोर्टेंट बात आएगी कि सिकंदर गांधार पर 331 में आया, सिकंदर की जीत हुई। लेकिन सिकंदर का बच्चे जो विजय अभियान है वो बड़ा अगर हम बोले भारत की तरफ जीतने का जो क्रम है, लेकिन सिकंदर की ये विजय जिनको महान कहा गया, ये सिर्फ और सिर्फ गद्दारों की वजह से संभव हो पाई। ये गद्दार कौन है? भारत के इतिहास के पहले लिखित गद्दार हैं, जरा समझेंगे। जब हम दोस्त भारत की बात करते हैं, अपने प्यारे देश भारत की,
तो यहां पर हम बात करते हैं गांधार की। किसकी? गांधार की। तो सिंधु और झेलम के बीच, सिंधु और झेलम के बीच, झेलम के बीच था आपका कौन? तक्षशिला, जिसकी राजधानी क्या थी? गांधार थी, तक्षशिला। और तक्षशिला का शासक था आंभीक। आंभीक, ये बात याद रखें। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक जो पश्चिमी तक्षशिला था, यानी वेस्टर्न तक्षशिला था, पश्चिमी जो तक्षशिला था, पश्चिमी तक्षशिला का जो शासक था, ये भी आंभीक का एक समर्थित आदमी था, जिसने सिकंदर के सामने घुटने टिका दिए थे। इसका नाम था शशिगुप्त। मुख्य तक्षशिला का शासक कौन है? आंभीक। तक्षशिला में अगर हम बात करें, पश्चिमी तक्षशिला का कौन है? शशिगुप्त। और तक्षशिला मैंने आपको मैप में बताया था, तक्षशिला कहां पर स्थित था? क्या बात करोगे? ये तक्षशिला है जी। वर्तमान में जो पाकिस्तान का रावलपिंडी है वो तक्षशिला है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये दो लोग कौन हैं जिन्होंने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की है, घुटने टिका दिए? समस्त प्रजा के साथ में आंभीक ने स्वागत किया सिकंदर का कि भारत आने पर तुम्हारा स्वागत है, और ये नस्लें तुम्हारा स्वागत करती हैं। और साथ में शशिगुप्त ने भी आपका अधीनता स्वीकार कर ली। जैसे ही, क्योंकि भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों की थी कि भारत में एंटर करने से पहले ये वीरता से लड़े, लेकिन ये लड़े नहीं। ये कैसे आ गए? घुटने पर आ गए। तो भारतीय इतिहास के पहले लिखित गद्दार कहलाए, जिन्होंने सिकंदर को आश्वासन दिया कि तुम्हारी आगे की जितने भी विजय अभियान होंगे उनमें हम तुम्हारे साथी होंगे। तो सिकंदर का ये मैसेज सब जगह फैलाया गया कि भारत की सीमाओं पर एक शासक आंभीक और शशिगुप्त ने आपका क्या अधीनता स्वीकार कर ली है और सिकंदर को सर्वोच्च मान लिया है। तो अन्य राजाओं को भी पत्र लिखे गए कि तुम भी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लो। ऐसा ही पत्र आया कहां पर? पंजाब में। पंजाब में आया बच्चे। पंजाब में थे राजा पोरस, राजा पुरु। उनको पत्र लिख करके एक राजदूत आया, उसने कहा कि सिकंदर ने तुमसे अधीनता स्वीकार करने को कहा है। उन्होंने कहा, अगर सिकंदर को तुम महान कहते हो तो इसके दर्शन मैं रणभूमि में करूंगा, अधीनता के मैदान में नहीं। इसका सामना अब रण क्षेत्र में होगा। ये जो बलिदान है, ये जो शौर्य है, इसके लिए भारतीय भूमि जानी जाती है कि हम विदेशी ताकतों के सामने घुटने ना टिकाएं। विदेशी ताकत क्या, ऐसी कोई भी ताकत जो आपको बच्चे अधीन कर लेना चाहती है, आप उसके सामने घुटने ना टिकाएं। ऐसा मैसेज उस टाइम पर राजा पुरु ने दिया। ठीक है, ये बात आगे करेंगे। सिकंदर कहां से आया? मकदूनिया, मैसेडोनिया से आया। पिता का नाम फिलिप सेकंड है, फिलिप द्वितीय था, इसके फादर साहब हैं। माता का नाम ओलंपिया है, उपनाम इसको अलेक्जेंडर भी कहते हैं। भारत कब आया? 326 बीसी में आया। वापस कब गया? 325 बीसी में गया। सिकंदर भारत में कितने महीने रहा? ये जर्नल वन लाइनर पूछे जाने वाले प्रश्न, जो प्रश्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। क्या बोलोगे? कुल 19 महीने सिकंदर भारत में रहा। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, वेरी गुड, लिखेंगे आगे। कोई दिक्कत? अब यहां पर प्रश्न आता है जो एसएससी ने पूछा है कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय राजा आंभिक का साम्राज्य किन दो नदियों के बीच था? झेलम और सिंधु के बीच में। लेकिन राजा पोरस का जो साम्राज्य है वो किस किस के बीच था? वो था आपका झेलम और चिनाब के बीच में। इसके बीच में झेलम और चिनाब के बीच में। तो कभी मेरे प्यारे बच्चे गलती तो नहीं करेंगे कि दोनों का साम्राज्य कौन सी नदियों के बीच में? इसका झेलम और चिनाब के मध्य।
उसका सिंधु और झेलम के मध्य। कभी गलती हम लोगों को नहीं करनी है। वेरी गुड सौम्या कुमार जी, बहुत थैंक यू। आगे चलेंगे। सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध कब हुआ? जब भारत की सीमाओं में आया तो राजा पोरस से युद्ध हुआ। क्या बोलेंगे? हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध हम इसको कहते हैं। 325 बीसी यानी कि 2023 प्लस 325 बीसी में इसका युद्ध हुआ। राजा पुरु और सिकंदर के बीच में ये युद्ध हुआ। राजा पुरु को ये हम क्या बोलते? राजा पोरस। किस क्षेत्र में थे ये? पंजाब क्षेत्र में। नदियां कौन कौन सी के बीच थे? बोलेंगे कौन सी नदी मैंने आपको बताई? झेलम और चेनाब के मध्य इनका शासन था। तो सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेके, युद्ध हुआ तो बाद में कहते हैं कि बहुत विशाल सेना राजा पुरु के पास थी। झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ। यहां सिकंदर ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि जब नदी में बाढ़ आई और दलदली स्थान हो गया तब लड़ने का निर्णय किया। राजा पुरु की सेना एक बड़ी सेना थी सिकंदर के मुकाबले। सिकंदर की सेना तो यूरोप से चलती हुई आई, लगभग थक चुकी हुई सेना थी। राजा पुरु की सेना के पास बड़े धनुष थे जो टिकाकर के जमीन में चलते थे और उनको टिकने के लिए एक ठोस जमीन की आवश्यकता थी। जब पानी फैल गया झेलम नदी का सब जगह तो जमीन दलदली हो गई, तो वो धनुष ठीक से टिक नहीं पाए और पानी का जो बहाव था झेलम नदी का, वो इन क्षेत्रों में फैल गया। इधर कौन है? इधर सिकंदर था और इधर राजा पुरु की सेना थी। तो ये जो इनकी सेना इतनी बड़ी सेना थी, क्योंकि बच्चे आप लोगों को पता है बड़ी सेना को घूमने के लिए जगह चाहिए। अगर इधर की तरफ से घूम रहे हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। बड़ी सेना को घूमने के लिए बड़ा चाहिए। पहले इन्होंने अपने बेटे को भेजा 2000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर के, जो मारा गया बेचारा युद्ध भूमि में। फिर अंत में इनको भी अपने हाथियों को मोड़ना पड़ा और सिकंदर से एक संधि करनी पड़ी। सिकंदर से जब संधि हुई तो सिकंदर ने कहा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पुरु, हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, राजा पुरु ने बेड़ियों में बंधे हुए निर्भीकता से आंसर किया और निर्भीकता से जवाब दिया। उन्होंने कहा जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। कहते कि उससे बड़ा क्षेत्रफल सिकंदर ने इसको लौटाया। एक बड़ा क्षेत्र जितने पर पहले राज था, और सिकंदर के आगे के अभियानों में फिर राजा पुरु भी उसके साथ हो गए। तो सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना था, जो राखी बांधती थी किसको? राजा पुरु को। कहते हैं कि एक बार दरबार का किस्सा मैं बच्चों को हमेशा सुनाता हूं कि राजा पुरु लगभग 6.5 फीट के, उनकी कदकाठी के बारे में लिखा गया है। जो यूरोपीय इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा है, और स्टोबुलस जैसे लोगों ने, प्लूटार्क जैसे लोगों ने लिखा है कि राजा पुरु एक सुंदर और 6.5 फीट के इंसान। तो उनको देख करके, जब वो बेड़ियों में बंधे हुए हैं और उनके स्टेटमेंट को देख करके सिकंदर की वाइफ रेक्सोना मुस्कुराई। सिकंदर की नजर पड़ गई। सिकंदर ने बोला तू क्यों मुस्कुराती है इसको देख के, दुश्मन को? थोड़ी सी और मुस्कुराई। वो समझ गया कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसने बोला एक काम करो, राखी बांधो इसको। तो ये राखी बांधते थी किसको? राजा पुरु को। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। इस समय पर सिकंदर की सेना इतनी थकी हुई थी। एक तो उनके बीच में मैसेज फैलाया गया कि यहां पर तुम मारे जाओगे, देवीय पाप लगेगा। कहते सेना बहुत थक चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी। बहुत लोग जो शुरुआती अभियान में साथ चले थे मारे जा चुके थे युद्धों में। तो ये वो जगह है जहां सिकंदर अपने पूजा पाठ करके फिर वापस चल देता है। क्या चल देता है? वापस चल देता है। लेकिन बच्चे, एक राजा का नाम इतिहास से छिपाया जाता है, अष्टक। अष्टक ये बेचारा 30 दिन सिकंदर से लड़ा है, जिसके बारे में आपको कहीं जानकारी नहीं मिलती। राजा पुरु से भी पहले युद्ध हुआ, मतलब लिखा है, आपको नहीं पढ़ाया गया है। बहुत सारे इतिहासकारों ने, केसी श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा लिखा है इसके बारे में। उन्होंने लिखा है जैसे ही आंभी से विजय हुई
और भारत की मुख्य भूमि में चला सिकंदर तो अष्टक से भिड़ गया और अष्टक का कबीला 30 दिन तक लड़ा है। तो आप समझ सकते हो, कबीला अगर 30 दिन तक सिकंदर को रोक सकता है तो भारत के लोग अगर एकजुटता दिखाएं तो किसी विदेशी शक्ति को हम क्या कभी भारत में घुसने दे सकते हैं? आप कहेंगे नहीं जी, संभव ही नहीं होगा। ठीक है, तो सिकंदर के गुरु हैं, सिकंदर के गुरु हैं अरस्तु। अरस्तु दुनिया में एक महान दार्शनिक रहे हैं बच्चे। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पॉलिटिक्स बुक किसकी है? अरस्तु की। प्लेटो की बुक का क्या नाम है? रिपब्लिक बुक किसने लिखी है? अरस्तु के गुरु प्लेटो ने। और सुकरात ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आप लोगों को पता हो, अगर किसी बच्चे ने देखा हो, 2017 दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछा गया कि अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो लिखेंगे कोई पुस्तक नहीं लिखी। सॉरी, सुकरात, सोक्रेटिस ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। तो ये गुरु हैं किसके? सिकंदर के। पूछा जाता है बराबर। तो एजुकेशंस कहाँ से मिली? बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने कहा है आई एम चपराना गुजर, कह रहे जी उड़ा देंगे उड़ा कोई देश की तरफ अगर देखेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये बात समझ गए, आगे चलेंगे। जर्नल टाइटल है सिकंदर के साथ आए व्यक्ति जिनसे प्रश्न बनता है। सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, बहुत बढ़िया सर, हमको इसके बारे में और क्या जानना चाहिए? नहीं बच्चे, जानना कुछ नहीं है, जो हम जान रहे यही जानना है। देखो, अगर आप पीसीएस परीक्षा दे रहे होते, लोक सेवा आयोग की तैयारी आप कर रहे होते, तो फिर मैं आपको पढ़ा रहा होता कि भारत में सिकंदर के आने के कारण क्या प्रभाव पड़ा। उन कारणों का विवरण दीजिए, उन कारणों पर व्याख्या कीजिए। तो फिर हम उन कारणों की व्याख्या कर रहे होते, उन प्रभावों की व्याख्या कर रहे होते। लेकिन दोस्त, जब हम वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते तो हमको प्रभाव और कारण पढ़ने नहीं होते। उम्मीद करूंगा आप सब भविष्य में यूपीएससी या पीसीएस परीक्षाओं की तरफ जाएंगे, तब आपको उस तरह का अध्ययन करना भी होगा, तब चूकना भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी क्या बोलेंगे? सिकंदर के साथ आए व्यक्ति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर, ये इसका थल सेनापति था, यानी कि जमीन की जो सेना चलती थी। सिकंदर के पास एक जल सेना भी थी, क्या बोलोगे? निर्याकस, ये कौन था? इसका जल सेनापति था। फिलिप इसका मैनेजर था, इसके पिताजी नहीं है। कभी सोचो ये पिताजी थे फिलिप, तो अन्य नाम हो सकते, राहुल नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, एनासिक्रिप्स ये इतिहासकार था, और अरिस्टोबुलस इतिहासकार था। आप जान सकते हैं बच्चे, सिकंदर जब अभियान पर चला तो अपने साथ इतिहासकारों को लेकर के चला कि जब मैं चलूं तो मेरा इतिहास भी साथ के साथ लिखे जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्त आप इतनी विवेक और इतनी समझ रखते होंगे कि भैया अगर सिकंदर का इतिहास किसी ने लिखा होगा उसी समय पे जो उसके साथ है, तो सिकंदर के फेवर का लिखा होगा कि सिकंदर के खिलाफ लिखा होगा? अगर अलबरूनी गजनवी के समय का इतिहास लिखेगा तो उसके फेवर का लिखेगा, उसका इतिहासकार होकर, दरबारी इतिहासकार होकर उसके खिलाफ लिखेगा। तो आप समझेंगे कि बहुत सारा इतिहास, उसके बहुत साक्ष्य नहीं मिल पाते, उसमें झूठ की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि शायद। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने पूछा सर जी अलेक्जेंडर और सिकंदर एक ही आदमी है? अलेक्जेंडर उसका उपनाम है। चलो, कोई दिक्कत? वेरी गुड। हाँ जी, किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे इतिहासकार ये बोलते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के क्या प्रभाव देश पर हुए, तो बहुत सारे इतिहासकार इस मत से सहमति नहीं है कि जैसे एक कुछ प्रमुख धड़ा ये कहता है कि सिकंदर भारत में आया तो उसने भारत में नगरों का विकास सिखाया। तो लोग कहते हैं कि सिकंदर ने नगरों का विकास नहीं सिखाया, इस भारतीय सभ्यता में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उससे पुराना है। तो ये साक्ष्य या इस तरह का मत एकदम से प्रखंडित होता है, कोई मतलब ही नहीं बनता। बोलते सिकंदर ने भारत में यूरोपियन साहित्य, जो सभ्यता है, यूरोपियन सिविलाइजेशन है, उसको सिकंदर लेकर के आया है। हम कहते हैं कि नहीं, व्यापार तो बहुत पहले से था यूरोपियंस के साथ में, तो सिकंदर के द्वारा लाए जाने का कारण ही नहीं बनता। तो ये सोचने वाले मुद्दे होते हैं कि सच में तो कोई अगर लिख रहा है कि सिकंदर की वजह से यूरोपीय सभ्यता भारत आई, और आपको ज्ञान नहीं है कि यूरोप के साथ तो हमारा व्यापार बहुत पहले से था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से थल से मार्ग था, जमीन से था, समुद्र वाला नहीं था, लेकिन जल से तो था। तो सभ्यता के बारे में तो ज्ञान तब भी रहा होगा।
ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतिहासकार है। तो 4 ऑप्शन दे देता है प्यारे बच्चे, परीक्षाओं में पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो सिकंदर के साथ नहीं आया था। आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक इलियड है जिसके राइटर होमर हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है इलियड के राइटर कौन है। ये दरअसल में वीर रस की कविता हम इसको कह सकते हैं, एक जिसको पढ़ के वीरता का भाव आए। जैसे वसमी रथी आप कर्ण को पढ़ेंगे तो वीरता का एक भाव पैदा होगा। उसी तरह यूरोपीय साहित्य की एक पुस्तक है जिसको होमर ने लिखा। तो अरस्तु ने सिकंदर को कहा कि सिकंदर अगर तुम जीतना चाहते हो और जब कभी कमजोर रहो तो इलियड की पंक्तियों को दोहराना। और सिकंदर उसको हमेशा साथ रखता था पुस्तक को। सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था और भारत से लौटने का सबसे प्रमुख कारण अगर हम बात करें तो बहुकेफला की मृत्यु ही है। सेना टूट चुकी थी और सिकंदर का प्रिय घोड़ा जिस पे उसने ये सारा अभियान किया, जिस पे उसने विश्व विजय का सपना देखा, वो मर चुका था और भारत में उसकी मौत हुई। तो इसी के लिए उसने बहुकेफला और निकैया नगर बसाए थे। भारत में बसाए गए 2 नगर हैं सिंध क्षेत्र में। सिंध मतलब जो आज का पाकिस्तान है, इस क्षेत्र में बसाए। सिकंदर की मृत्यु, तो सिकंदर भारत कब आया मैंने आपको बताया 326 बीसी में। भारत रहा कितने महीने 19 महीने। कब गया वापस 325 बीसी में। 325 बीसी में। और सिकंदर की मृत्यु जाते टाइम 323 बीसी में बेबीलोन इराक में हो गई। इतिहासकारों ने कहा कि सिकंदर ने अपने हाथ खुले छोड़ दिए और लोगों को कहा कि मैं जो जीतना चाहता था वह मैं यहीं छोड़ करके जा रहा हूं। लोगों को खाली हाथ दिखाओ सिकंदर के। सिकंदर क्या मूर्ख है? इस बात का चुनाव आप आज नहीं कर सकते। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ये धन माया आप नहीं लेके जाओगे। सिकंदर को अपनी मौत के समय पता चल रहा है, तो मैं तो सिकंदर को एक मूर्ख आदमी कहूंगा कि जो अपने जीवन भर ही यह नहीं जान पाया कि ये सब यहीं छोड़ जाना है और अपनी मृत्यु के समय कहता है कि मेरे हाथ खुले दिखाए जाएं। दुनिया इस सिद्धांत को जानती है। दुनिया इस सिद्धांत को जानती है। बात है कि इस सिद्धांत का पालन कौन कर पाएगा? पालन तो कोई नहीं कर पाता, नो वन। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? आप कहेंगे भैया कोई ना कोई तो पालन करता है। संत लोग करते हैं पालन, वो हमेशा पालन करते हैं। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य की तरफ। मैंने बताया मगध साम्राज्य, ये बीच में सिकंदर क्यों आ गया था आप लोग जानते हैं। मगध पर बच्चे हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था। नंद वंश का जो शासक है महापदम नंद, महापदम नंद के समय पर क्या हुआ था? सिकंदर का आक्रमण। इसीलिए हम सिकंदर के बारे में जान रहे थे। ठीक है, महापदम नंद। यहां पर एक बात समझनी होगी कि महापदम नंद बोल रहा हूं, ये तो संस्थापक है घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे ना। सिकंदर के आक्रमण के समय कौन है? घनानंद। महापदम नंद तो संस्थापक है। तो सिकंदर की सेना जब व्यास नदी को पार करने को मना करती है तो उनको पता है इस नदी को पार करके फिर इनको नंदवंश जो एक शक्तिशाली वंश है उस समय का, उससे टकराना होगा। और सिकंदर उस समय पर स्थिति में नहीं था युद्ध की, ना उसकी सेना थी। तो उस सेना के अंदर ये मैसेज किसने दिया? उस सेना को ये मैसेज किसने दे दिया कि नंदवंश से लड़ना खतरनाक होगा और व्यास नदी पार करोगे तो मारे जाओगे। ये उस कबीले में उनके सेना के शिविरों में ये घुस करके काम किया है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोनों ने भेष बदल करके वहां ये मैसेज प्रचारित करना शुरू किया कि व्यास नदी में उतरना एक पाप है और व्यास नदी अगर पार भी कर गए तो महापदम नंद तुम्हारे जीवन का, ये घनानंद आपके जीवन का अंतिम दिन इसको साबित करेगा। और ये चर्चा फैला दी। क्योंकि यहां पर आप समझोगे कि आचार्य चाणक्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य बच्चे जो एक महान देशभक्त थे, इस देश के बारे में उन्होंने जितना सोचा इस देश की धरा पर उतना आज तक कोई नहीं सोच पाया। महान चाणक्य बच्चे आपका जो तक्षशिला का विश्वविद्यालय है, तक्षशिला के इस विश्वविद्यालय में एक टीचर थे। टीचर बनने की भी अपनी कहानी है कि तक्षशिला में ही अध्यापक क्यों बने। कहते हैं ना, निर्माण और विध्वंस अध्यापक की गोद में पलते हैं।
तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यह है कि जब इनका जन्म हुआ, इनके जन्म के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। मृत्यु के बारे में भी मैं बताऊंगा किस तरह की कहानियां चलती हैं इस महान व्यक्ति के बारे में। हमारे इतिहासकार वैसे बहुत कुछ खोज लाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का इतिहास नहीं खोज पाते हैं। आधुनिक समय के चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास सबको पता है, क्योंकि राजा है उसके बारे में लिखा गया, लेकिन जो किंग मेकर है उसके बारे में कोई लिखता ही नहीं है। किसी प्रकार की खोज नहीं होती है। दुर्भाग्य है देश का। जो व्यक्ति अखंड भारत का निर्माण करता है उसके बारे में साक्ष्य नहीं है देश में। तो कहते हैं कि जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम चणक है, उन्हीं की वजह से, और माता का नाम चणकेश्वरी है, उन्हीं की वजह से इनका नाम चाणक्य रखा। बचपन से एक दांत की कहानी शायद आपने सुनी हो, इनके एक दांत था जन्म से ही। तो कहते हैं कि इनका जन्म जैसे 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 बड़ा हुआ, इनके पिताजी भी एकदम से स्पष्टवादी व्यक्ति थे, स्पष्ट बोलते थे, तो घनानंद का शिकार हो गए और घनानंद ने उनकी गर्दन कटवा दी थी। इनके पिताजी राजा, जो राजा नहीं बोलेंगे, ब्राह्मण, एक गरीब सुदामा जैसे ब्राह्मण जैसी स्थिति थी इनकी, इनके पिताजी की गर्दन कटवा दी। और चौराहे पर इनके पिताजी की गर्दन, जिसके बारे में कहते हैं कि चाणक्य ने अपने पिता का अंतिम संस्कार भी स्वयं ही किया, अकेले किया। कोई राज्य में अन्य कोई व्यक्ति इनका साथ देने नहीं आया। ये अवस्था थी उनके बाल्यकाल की। उसके बाद में ये वहां से निकल गए उस साम्राज्य को छोड़ करके। उस साम्राज्य को छोड़ करके जब ये निकल गए तो इन्होंने अध्ययन किया, अध्यापन किया। फिर ये तक्षशिला, जो उस समय एक यूनिवर्सिटी थी, एक महाविद्यालय था, उस समय का ज्ञान का केंद्र हुआ करता था तक्षशिला, यहाँ जाकर के ये एक सहायक अध्यापक पहले बने। जब इनके ज्ञान से लोग प्रभावित हुए तो इनके प्रमोशन हुए। फिर ये यहाँ पर प्रधानाचार्य भी बने, यानी सबसे बड़ा पद इन्हीं के पास था तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तो इनके दो सपने थे दोस्त, आचार्य चाणक्य जी के दो सपने थे। चाणक्य जी ने दो सपने देखे। एक तो भारत में जो विदेशी आक्रमण है, इससे भारत को सुरक्षित करना है, विदेशी आक्रमण से भारत को सुरक्षित करना है, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण हो चुका था और भारत में उस समय कहते हैं कि सिकंदर के युद्ध की वजह से लगभग 6 लाख व्यक्ति उस समय मारे गए, जो एक बड़ी संख्या है। विदेशी आक्रमण और एक भ्रष्ट शासन से देश को मुक्त करना था। भ्रष्ट शासन से मुक्ति, और भ्रष्ट शासन से मुक्ति जो है बच्चे आपका, कौन कर रहा था भ्रष्ट शासन? घनानंद। तो देश हित के लिए इन्होंने कहा कि मैं अपना रिवेंज तो नहीं लूंगा, अपना प्रतिशोध तो मैं नहीं लूंगा कि मैं अपने पिताजी की हत्या का बदला लूं, लेकिन आज देश में ऐसी स्थिति है कि सिकंदर का आक्रमण हो चुका है, और सिकंदर का आक्रमण हुआ नहीं था दोस्तों, होने वाला था। सिकंदर इधर से चल रहा था। 331 बीसी में सिकंदर, मैंने आपको बताया, तो 331 बीसी में चल रहा, उससे पहले सिकंदर इधर आ रहा था। तो आचार्य चाणक्य को गुप्तचरों के माध्यम से, एक टीचर थे लेकिन उनके अपने स्पाई थे, जासूस थे। सोचो क्या व्यवस्था से एक व्यक्ति उस समय चल रहा होगा, जो एक अध्यापक होते हुए इतनी चीजों के बारे में विचार कर रहा है, जिसने स्पाई रखे हुए हैं देश की सीमाओं के बाहर, लेयर बना के स्पाई, कि सूचना मेरे पास तक पहुंचनी चाहिए कि भारत की सीमाओं में क्या होगा। तो इनको पता चलता है सिकंदर का आक्रमण होने वाला। इधर मगध है, इधर क्या है? मगध। मगध जानते हैं? यस और नो? मगध का साम्राज्य कहां था? प्यारे बच्चे बोलेंगे एक बार। भैया जी जानते हैं, ये मगध है। तो ये जाते हैं, यहां पर एक मीटिंग होती है टीचर्स की, बोलते हैं कि भाई यहां पर युद्ध होने वाला है भारत पर, सिकंदर एक विदेशी आक्रमणकारी आ रहा है, हमको अपनी सीमाएं सुरक्षित रखनी होंगी, सारे राजाओं को एकजुट होना होगा। तो सब कहते हैं कि यार घनानंद से इस बारे में कौन बात करे। बोले घनानंद से बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि इस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध है, और मगध के राजा को ही नेतृत्व करना होगा, उसको ही आगे आके ये लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो राज्य, ये देश फिर कमजोर हो जाएगा। सब लोग जानते थे घनानंद के बारे में, क्रूर है, भ्रष्टाचारी शासक है, पता नहीं किस बात पर गुस्सा कर दे, किस बात पर गुस्सा कर दे। तो यहां पर आप देखेंगे फिर आचार्य चाणक्य को अकेले ही जाना पड़ता है। ठीक है मैं बात करता हूं, लेकिन राज्य में कैसी व्यवस्था देखते हैं यहां पर कि जबरन लोगों को मार पीट करके टैक्स वसूला जा रहा है, और राजा की सभा में पहुंचते। बहुत अब आप लोग कभी जीवन में इन चीजों पर मत जाना कि चंद्रगुप्त नाटक में ये दिखाया गया है,
वो रोमांच पैदा करने के लिए, आप लोगों का मन लगाने के लिए लिखी गई बहुत सारी पटकथाएं हैं, बहुत सारे काल्पनिक दृश्य हैं। किसी किताब में तुमको कुछ मिलेगा, तुमको हमेशा स्टोरी का मोरल समझना है। तो ये वहां पर पहुंचे, यहां इन्होंने बताया, अवगत कराया घनानंद को कि ऐसे ऐसे भारत की विदेशी सीमा पर। बोले, हे साधु, ये तेरा काम है या ये राजा का काम है? तू साधु किस बारे में बात करता है? हे अध्यापक, तू किस बारे में बात करता है? ये काम राजाओं का है। बोले, बताओ, ये अब ये ब्राह्मण, ये गरीब सा अध्यापक, ये हमको बताएगा कि एक राजा को बताएगा कि भारत की सीमा सुरक्षित नहीं है? सबने उपहास उड़ाया। तब आचार्य चाणक्य ने बताया कि आप राजा नहीं हैं, मैंने आपकी प्रजा में अभी देखा कि आप कैसे जबरन कर वसूल कर रहे हैं आपके आदमी। राजा तो वह होता है जो प्रजा का पालक होता है, जो प्रजा को पालता है, जो प्रजा को संरक्षण देता है, प्रजा का ख्याल रखता है, वह राजा है। और क्रोध आया घनानंद को। उसने कहा, निकाल दो इस काले ब्राह्मण को बाहर। तो बाहर निकालने के इस प्रोसेस में तब कहते हैं कि उन्होंने अपनी शिखाएं खोल दी, चोटी खोल दी अपनी बालों की, और बोले कि इस शिखा को मैं तभी बांधूंगा जब इस नंदवंश का सर्वमूल विनाश कर दूंगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। स्टेटमेंट दे के वापस आए हैं, तो इधर तो सबको पता चल गया किस मार्ग से आए हैं, तो बचते बचाए जान भी बचानी है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में यहाँ पर बैठे हैं जब, तो छोटे बच्चों का एक खेल हो रहा है। उन छोटे बच्चों में एक बच्चा, कबीले का बच्चा, उन बच्चों के गलत डिसीजन के लिए राजा बन करके डिसीजन दे रहा है। वही है चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने कहा, एक छोटा बच्चा इन बच्चों में से प्रमुख बना अपने डिसीजन के तरह, डिसीजन के कारण। और उस खेल को हम बोलते राजकीलम खेल। प्राचीन समय में बहुत ये खेल चलता था। लोग समस्याएं लेके जाते थे एक बच्चे के पास, तो वो बच्चा सबकी समस्याओं का समाधान करता था। और राज परिवार में ये होता था कि उनके बच्चों के अंदर डिसीजन जो पावर या डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ पाए। हमारे बच्चे कार्टून देखते हैं ठीक है क्या? और लोग समझते हैं कि ठीक है, बच्चा चुप नहीं हो रहा, इसको कार्टून चला के दे दो। मम्मी पापा ने भी ऐसा ही प्रोसेस बना दिया। बच्चा चुप नहीं होता, इसको फोन दे दो। फोन देता है तो ये खुश होता है, ये सारे बटन दबा लेता है इसके, ये पता, ये पबजी खेल लेता है, ये 2 साल का। खुश हो रहे हैं इस एक बात पे, मम्मियाँ ज़्यादा खुश हो रही हैं। व्हाट्सएप खोल लेता है ये, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम स्वयं भी मूर्ख हुए और उसी मूर्खता का शिकार तुमने इस बच्चों को भी बनाया। वो सोच रही कि उसी का बच्चा स्पेशल, उसको नहीं पता पूरी दुनिया के बच्चे ये कर रहे हैं। पूरी दुनिया के बच्चे गेम चला रहे हैं और पूरी दुनिया के बच्चे भ्रष्ट होने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं बच्चों में से वही विशेष बच्चे रहेंगे, वो रूल करेंगे दुनिया पर, तुम्हारे बच्चे गेम खेलेंगे। देखें, तो राजकीलम खेल खेलते समय आचार्य चाणक्य को यह पता चल गया कि ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है। तो जिस कबीले में आज ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उनको इन्होंने 1000 कारशापण मुद्राएं दी। उस समय करेंसी थी ये कारशापण मुद्राएं दी इन्होंने, ठीक है। और उस बच्चे को ले लिया। क्यों जी? इनके माता पिता ने इनको क्यों बेच दिया? दरअसल में इनके माता पिता के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता कौन थे। इनको बोला जाता है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लेखन लिखा है इनके वंश के ऊपर। जैसे बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय थे। और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके अनुसार ये एक शूद्र थे, मतलब निम्न जाति का इनको माना गया, निम्न जाति का। अब जब निम्न जाति का माना गया तो यहां पर विभेद है बहुत सारे लोगों में कि शूद्र क्यों कहा गया। तो बहुत सारी पटकथाएं लिखी गई हैं, मृच्छकटिकम में कुछ लिखा गया है, कहीं कोई कहानी मिलती, कोई कहानी मैच नहीं होती। पहली बात तो तथ्य ये है। और शूद्र होने के पीछे एक तर्क निकल के आता है कि शूद्र तो इनको माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि कहते हैं कि आचार्य चाणक्य ने स्वयं एक स्टेटमेंट दे रखा था कि अगर उच्च कुल का राजा भी हो और निर्बल हो, तो नीचे कुल के राजा अगर वह यदि बलवान भी है तो उससे बेहतर है, क्योंकि उसके डिसीजंस को लोग मानेंगे। क्योंकि अब वो गलत नहीं कह रहे, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से कह रहे हैं कि अगर निम्न वर्ग का कोई राजा, आप लोग जानते पहले कितना जातिवाद था,
पहले का मतलब प्राचीन नहीं, अब से पहले कितना, अभी तो लोग शिक्षित हो रहे हैं तो ये चीजें थोड़ी कम हो रही हैं, लेकिन सोचो जब शिक्षा नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो बिल्कुल सम्मान नहीं था, लोग घर में नहीं घुसने देते थे, तब मानवता का भाव पैदा नहीं होता था। लोग ऐसे समझते थे कि मैं ऊंचा हूं, ये नीचा है, इसको मैं घर में ना इस बढ़ने दूं, साथ खाना खाना तो दूर है। तो उस समय की स्थिति में आचार्य चाणक्य लिख रहे हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति राजा बन जाए तो लोग डिसीजंस नहीं मानेंगे, उच्च कुल का व्यक्ति बनेगा, तो उस समय की समाज की एक सच्चाई भी लिख रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य बात है तो कहते हैं मुरा इनकी माता का नाम है। मुरा नाम कहां से मिलता है? इनकी माता से। तो कहते हैं नंद वंश के जो शासक थे उनकी 2 पत्नियां थी, जिससे मैंने आपको बताया एक से नवनंद थे जो मगध की गद्दी पर रहे, और जो एक अलग थी उनकी दासी थी, दासी से उत्पन्न पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन कोई अच्छा प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, राजधानी क्या बनाई इन्होंने? पाटलिपुत्र बनाई। मैंने आपको बताया राजा कैसे बने होंगे, तो आचार्य चाणक्य ने तो इनको चुन लिया, तक्षशिला लेकर के आए। तक्षशिला लेकर के आए तो इन्होंने बोला कि मुझे क्या करना होगा। इन्होंने कहा कि जो गुरु तुमसे कहें, जो गुरु तुमसे कहें, जो आचार्य चाणक्य तुमको सिखाएं, बस वह सीखना है। और आचार्य चाणक्य के मार्ग पर ये चलते रहे। कितना शानदार काम सिकंदर की सेना में घुस के इन्होंने कर दिया, आप लोग जानते ही हैं। एक बच्चे और उसके गुरु ने मिलकर, गुरु और शिष्य ने कमाल कर दिया। तो लोग कहते हैं कि ये क्या लड़े थे सिकंदर? भाई साहब, इन्होंने वो काम कर दिया जो कूटनीति का काम है, और सिकंदर की सेना को वापस लौटने को मजबूर कर दिया। अब इनके सामने विदेशी आक्रमण से तो मुक्त कर सके, लेकिन जब सिकंदर वापस गया तो अपने क्षेत्रफल को बांट के चला गया। किस किस में? आपका दे गया फिलिप को थोड़ा सा, अपने मैनेजर को भी दे करके गया, जो सेल्यूकस निकेटर है उसको बहुत सारा क्षेत्र दे गया, निर्याकस को बहुत सारा क्षेत्र दे गया। तो गवर्नर तो है ना उसके, लेकिन गवर्नर शासन कर रहे हैं तो ये भी तो विदेशी शासन है। तो अब गवर्नरों को हटाना होगा और भ्रष्ट शासन को खत्म करना होगा। तो टारगेट बनाया मगध साम्राज्य को, सीधे हमला किया, हार गए यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य। तो छुप करके एक घर में जब शरण ली, तो मैं आपको, पुराने जो बच्चे होंगे, मैं एक कहानी सुनाता हूं कि यहां पर एक महिला खाना बना रही थी, उसको देखा आचार्य चाणक्य और वो दोनों छिपे हुए थे। उसके बच्चे ने एकदम से रोटी ली, जो महिला खाना बना रही थी, उसके बच्चे ने रोटी को बीच में से तोड़ लिया, उस बच्चे का हाथ जल गया। तो उसकी माँ ने बोला, तू भी चाणक्य जैसी गलती करता है, बीच में से खाता है, किनारे से खा, हाथ नहीं जलेगा। तब कहते हैं कि यहां पर इतनी समझ चंद्रगुप्त मौर्य को आई कि पहले ये किनारे किनारे से जीतना होगा, और कहते हैं इस तरह से इन्होंने मगध पर विजय पाई। मगध पर विजय पाई तो फिर मगध को जीतने, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो आप लोगों को इतनी बात समझनी होगी कि ऐसे युद्ध का यदि प्रमाण नहीं मिलता तो मगध कंट्रोल में नहीं आता, और बिगर मगध कंट्रोल आए चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनते। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा आदेशों पर चले, अपने गुरु चाणक्य के आदेशों पर, और महान चक्रवर्ती सम्राट बने। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सफीन हसन जी का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा, एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य जी ने कहा कि गुरुजी, जीवन में इतने कष्टों का सहना अगर ना होता, तो उन्होंने कहा था कि फिर हर कोई भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य होता, हर कोई होता। फिर जो ज्यादा कष्ट सहेगा, ज्यादा कूटनीति से, ज्यादा योजनाओं के साथ में, हर कदम योजनाओं के साथ चलेगा, वो उतना ज्यादा कामयाब होगा। ठीक है, तो राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी, प्रधानमंत्री इनके आचार्य महान चाणक्य थे, अन्य नाम महान विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत के मेख्यावेली। एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी इन्होंने शादी की थी या नहीं? नहीं, आचार्य चाणक्य ने शादी नहीं की। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, कुटिल बुद्धि के कारण कहते हैं, ये नाम इन्होंने, मैंने बताया ना, इनके पिताजी की हत्या कर दी नंदवंश के द्वारा, तो तब इनको छुप करके अपना नाम इन्होंने बदला, विष्णुगुप्त रखा। भारत की मेकियावेली इनको कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, और राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र धन से संबंधित पुस्तक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है किससे? राजनीति से, उसमें पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। अब इनको मैकियावेली क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि मैकियावेली यूरोप के एक लेखक हैं दोस्त, और मैकियावेली ने ऐसी ही पुस्तक लिखी है जो यूरोप में बहुत चलती है। मैकियावेली की बुक का नाम है द प्रिंस। क्या नाम है? द प्रिंस। पुस्तक के लेखक कौन है? वो मैकियावेली है। द प्रिंस जस्ट कॉपी पेस्ट है आचार्य चाणक्य जी की पुस्तक का, और यूरोपियंस ने उस पुस्तक से इतने सिद्धांत अपने यहां लिए हैं। आप पढ़ोगे कभी ब्रिटेन का नागरिकता का सिद्धांत या सदनों का सिद्धांत पॉलिटी में, वो कहाँ से लिया गया है? द प्रिंस से लिया गया है। द प्रिंस वाले भाई साहब मैकियावेली ने कहाँ से चुराया है? भारत के अर्थशास्त्र से चुराया है। और इस दुनिया में राज्य और राजनीति के लिए सबसे अधिक ज्ञान और व्यवस्थित नॉलेज देने वाली किताब अगर कोई है तो मेरे दोस्त वो अर्थशास्त्र है। हमको गर्व करना चाहिए इस दुनिया में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का राजा कैसा होना चाहिए, उसके कार्य कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से विभागों का बंटवारा होना चाहिए। ये सिद्धांत इस दुनिया में सबसे पहले आचार्य चाणक्य जी द्वारा आज से लगभग 2300 साल पहले दिए गए हैं। आज दुनिया अपनाती है, स्वयं भारतवर्ष। हम कहते हैं ना, आप लोग मत बोला करो, बोले कि संविधान उधार का थैला, बोलेंगे कहाँ ब्रिटेन से ले लिया राज्य के बारे में बहुत कुछ। आपकी ब्रिटेन ने कहाँ से लिया है? आप सोचिए, ब्रिटेन के विचारकों ने सिद्धांत कहाँ से लिया? द प्रिंस से। द प्रिंस के विचारकों ने कहाँ से लिया? हमारे अर्थशास्त्र। तो मूल पुस्तक हमारी ही है। तो उस समय वो बैठ के अध्ययन कर रहे थे कि किसी राज्य का जो स्वरूप है वो किस प्रकार होना चाहिए, संघ कैसा होना चाहिए। तब भारत की सीमाओं को बढ़ाया। आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, आज का म्यांमार, आज का बांग्लादेश, ये सब क्षेत्र भारत के अधीन कर लिए गए, एकजुट कर लिए गए। क्योंकि किसके द्वारा कर लिए गए? तो विदेशी जो ताकतें हैं उनको भगाया गया, उनको हराया गया आचार्य चाणक्य के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत? राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, तो क्या बोलेंगे? शासनकाल रहा है 322 से 298। बहुत पूछा जाता है। इनकी पत्नी का नाम है दुर्धरा। एक पत्नी और होगी, सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, उसकी बेटी से भी शादी करेंगे। चलो जी, एक बच्चा कह रहा है अजय गोस्वामी, क्या पता हमने कॉपी करी हो। तुम मूर्ख हो ना बेटा, तो तुम्हें इसलिए नहीं पता, वर्ष नहीं देख सकते। आचार्य चाणक्य ने आज से 2300 साल पहले लिखा है, मैकियावेली ने आज से 600 साल पहले लिखा है, तो किसने कॉपी करी? बताओ। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं और बच्चा क्या समझने का प्रयास कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि ये महान महान गणित, ये महान व्यवस्था हमने दुनिया को दी, तो बच्चा कहता है क्या पता हमें उन्होंने दी हो। ये तो वो वाली बात हुई मेरे दोस्त, कल को हम अपने पिताजी पे शक करने लग जाए और हम बोले क्या पता इस बात का कि यही हमारे पिताजी हैं, तो भाई फिर तो गड़बड़ हो जाती है। फिर क्या पता, तो मैंने बोला ना बहुत सारी चीज। मैं तो ये बोलूंगा कि मान के चलो आपका कुछ लिखा सिद्धांत दिया किसी ने, अब ऐसे तो हम किसी चीज को वैलिडेट ही नहीं होने देंगे। मैं ये बोलूं कौन कहता है 322, मैं तो नहीं मानता 322, मुझको दिखाओ 322 कहाँ है, कौन सी पुस्तक में 322, तो वैलिडेट तो करना होगा मित्र। ठीक है, अदरवाइज हम यहां पर जो प्रश्न चिन्ह है वो हम अपनी किसी भी चीज पर लगा सकते हैं, माता को छोड़कर। माता तो एक ही है। कह लोगे कि मेरा सगा भाई है, क्या गारंटी है इस बात की? मेरी सगी बहन है, क्या गारंटी कहीं से उठा के नहीं लाए हो? जैसे बहन भाइयों की लड़ाई हो जाती है तो कह नहीं देते तुझको कूड़ी से उठा के लेके आए थे। तो गुलाम मानसिकता में नहीं रहना, थोड़ा एक्सप्लोर करके सोचना। पत्नी दुर्धरा है, अन्य नाम इनको बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता, क्योंकि विदेशी शासन से मुक्त कराया और भ्रष्ट शासन से, जो आचार्य चाणक्य जी के दो लक्ष्य थे। एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये एक यूरोपीय लेखक है, जस्टिन ने कहा है क्या? सेंड्रोकोट्स। और एंड्रोकोट्स किसने कहा है? एपियन और प्लूटार्क, ये यूरोपियन इतिहासकार हैं, यूरोपियन इतिहासकार हैं। सर जी ये लड़का पागल है। अरे नहीं, मैं ही बोल देता हूं मजाक में, तुम ऐसे थोड़ी बोलोगे, गलत बात है, पागल नहीं है, क्वेश्चन हो सकता है बच्चे का। मैं तो ऐसे मजाक में बोल देता हूं थोड़ा, तुम थोड़ी बोलोगे। तुमको नहीं बोलना चाहिए, तुम तो यार अच्छे मुस्कुराते हुए बच्चे रहो।
तुम मत बोला करो ऐसे कुछ भी, प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बोलोगे ऐसे। अन्य नाम भारत का मुक्तिदाता एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स। और ऐसी ही एक बात आचार्य चाणक्य का एक किस्सा तुमको सुनाता हूं। आचार्य चाणक्य बैठे हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हुए थे, उनकी पत्नी दुर्धरा बैठी हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य एकदम से हंसे आचार्य चाणक्य को देख के, बोले जी तुम इतने काले हो, थोड़े गोरे होते तो क्या बात बिगड़ जाती, थोड़े गोरे होते तो क्या दिक्कत हो जाती, ऐसे मजाक के स्वरूप में बोला। तो दुर्धरा ने कहा एकदम से कि यार सीएम ये तो गलत बात है। सीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। बोली यार सीएम ये तो गलत बात है, उन्होंने तुमको इतना बनाया, आगे बढ़ाया, आज तुम भूल रहे हो उनके योगदान को, ऐसे मजाक मत किया करो तुम उनके साथ में। तो बोली आचार्य चाणक्य इनको कुछ सिखाओ। तो वो 2 पानी लेके आए, एक सोने के बर्तन में और एक घड़े के बर्तन से। बोले जी ये सोने के बर्तन में सोने के घड़े से पानी आया है, ये मिट्टी के घड़े से पानी आया है, कौन सा पानी पीना पसंद करोगे, और मिट्टी के ही बर्तन में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा मैं तो मिट्टी के बर्तन के वाला पानी पीना पसंद करूंगा, वही स्वच्छ, निर्मल और अच्छा होता है। तब उन्होंने कहा कि वस्तु की बाहरी बनावट कैसी है इसका कोई अर्थ नहीं बनता जीवन में, कोई रंग कैसा है किसी का, बाहरी बनावट उसकी कैसी है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता, उसके आंतरिक गुण उसकी क्षमता को दर्शाते हैं, उसके आंतरिक गुण ये महसूस कराते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है। बाहरी गुण और सौंदर्य का कोई अर्थ नहीं है। बाहर से सुंदर स्त्री या बाहर से सुंदर पुरुष बहुत नालायक और चरित्रहीन हो सकते हैं, बहुत चरित्रहीन हो सकते हैं, लेकिन बहुत क्रूप और बहुत ना के बराबर सौंदर्य वाली स्त्रियां या पुरुष बहुत चरित्रवान भी हो सकते हैं। दोनों ही चीजें हो सकती हैं, यानी कि चरित्रहीनता और चरित्रवान व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, ये संभव है। ये पाठ उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा हाँ ये बात सत्य है, यह मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है, आगे आएंगे। भारत का मुक्तिदाता एंड्रोकोट्स एंड्रोकोट्स, बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल, प्रशांत चौधरी जी एकदम ठीक कह रहे कि गुरुजी अब कोई बच्चा ये पूछेगा यार सीएम कहा था, ये तुमने कहाँ सुना। ये बिल्कुल पूछ सकते। मैं मटरी बच्चों के आंसर छोड़ देता हूँ, वो तो मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ, बाकी मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे राइट टू द पॉइंट आंसर करते रहते हैं, यही कल सिलेक्शन भी लेते हैं। मुझे कोई कल सामने खड़े होकर बच्चा ये बोलेगा ना जी गुरुजी मैं आपकी वजह से असफल हुआ हूं, मुझे खुशी है कसम से। मैं ये समझ जाऊंगा ना मैं क्या काम करता हूं। कोई मेरे सामने से मुझसे बोले गुरुजी तुम चोर हो 1 नंबर के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भाव मैं तो जानता हूं ना मैं क्या काम करता हूं। तो सामने वाला बच्चा बोले जी मेरी समझ में नहीं आया, मैं जानता हूं ना मैंने ऐसा कुछ समझाया ही नहीं जो ना समझने जैसा हो। एक 6ठी क्लास का बच्चा समझ जाएगा। तो अगर नहीं समझ पा रहा है इसका मतलब रेगुलर बच्चा नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, और समझने की शक्ति उसके अंदर नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहता। तो मैं ये चाहता हूं कि कल शायद वो बच्चे जागरूक होंगे तो सीखेंगे, खुद सीख जाएंगे। आगे आएंगे। 305 बीसी सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर को जब सिकंदर गया तो बच्चे ये ईरान इराक वाले क्षेत्र देके गया, 4 क्षेत्र उसको देके गया था, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसका नाम हेलेना भी मिलता है, हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। आचार्य चाणक्य ने कहा कि सिकंदर तो चला गया, कल शायद सेल्यूकस फिर वापस आए, सेल्यूकस को चल के हराते हैं, और सेल्यूकस को 305 बीसी में हराया गया। अब सेल्यूकस निकेटर तो घबरा गया, बोला आफत आ गई है। तो कौन कौन से 4 प्रांत, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात गिफ्ट में दे गया, और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उसको 500 हाथी दिए, बोले तुम आज से हमारे ससुर हुए, ये लो 500 हाथी लो। 500 हाथी दिए। किसने? सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आचार्य चाणक्य से आके पूछते हैं, आचार्य चाणक्य हेलेना से शादी कर लूं? जब उन्होंने प्रस्ताव दिया उधर सेल्यूकस निकेटर ने, आचार्य चाणक्य समझ गए मन की बात, बोले नहीं, प्रॉमिस करना होगा।
हेलेना का बच्चा गद्दी का वारिस नहीं बनेगा। इस भारतवर्ष का कल को सम्राट का दर्जा उसको नहीं मिलना चाहिए। और ये वचन दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने कि गुरुजी मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे और हेलेना के द्वारा अगर उत्पन्न पुत्र होगा वह भारत की गद्दी का वारिस नहीं होगा। यानी पुत्र गद्दी का वारिस बनेगा तो दुर्धरा का बनेगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी है और भारतीय हैं। ठीक है। साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने पुस्तक लिखी है इंडिका। और इंडिका पुस्तक से ही हमको चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, उसका शासन कैसा था। ठीक है। एक बच्चा कह रहा दुर्धरा किसकी वाइफ है? तुम्हारी चाची का नाम है दुर्धरा। किसकी वाइफ है? क्लास में अभी नहीं बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ है। ठीक है। चलोगे भैया। कुछ लोग कहते हैं कि दुर्धरा घनानंद की बेटी थी, उसके बारे में साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसको गलत ठहराया जाता है। उनको कहा जाता है राजनंदम की बेटी है वो। ठीक है। मुरा जाति के ही राजनंदम थे। चलो नहीं बच्चे, वो आधुनिक समय का राजकीलम है जिसमें आंख पर पट्टी बांधते हैं, लेकिन मौर्य वंश के उस समय में राजकीलम होता था, डिसीजन मेकिंग। अरे नटखट बच्चे हो तुम। राहुल गांधी की जैसी समझ है तुम्हारी। बोलेंगे जी एक बार। अब ये मत कहने लगना जी राहुल गांधी की समझ क्या बेकार है। बताओ, उन लोगों को जो देश में तब करना था जब उनके हाथ में शासन है, उन विचारों को आज करना पड़ रहा है। राहुल गांधी मूंजी लगा रहे हैं खेतों में। जब तुम्हारे हाथ में शासन की डोर थी, जब तुम विदेश में गायब थे, कि जनता पागल है? आज मूंजी लगा रहे हो तुम वोट के चक्कर में, सबको दिखता नहीं है। ऐसी तुम्हारी बुद्धि है किसी किसी बच्चे की। जब तुमको दुनिया, इस देश ने भरोसा किया तुम पे, तुम्हें वोट दिया, तो तुम जनता को साधना था। लोगों को बैठा रहे, कह रहे तुमने दिल्ली देखी है? बोले हाँ जी दिल्ली देखी है। उन्होंने कहा हाँ जी दिल्ली देखी है। कुछ ने कह दिया दिल्ली नहीं देखी। बोले इनको बस में बिठाओ सबको। सोनिया गांधी जी नमस्ते कर रही हैं सबको। अगर तुम समय से नमस्ते करती, और ये समय का बड़ा उपयोग है, अगर तुम आज समय से पढ़ाई कर लोगे तो तुमको कल लाचारियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो जब समय है उस काम को तभी करो, बाद में उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं होता उसका। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में कितनी जातियां बताई इन्होंने? 7 जातियां बताई हैं। 118 उपजातियां बताई थी, वो जरने की जरूरत नहीं है। बोले पाटलिपुत्र में 7 जातियां थी, 7 कास्ट के बारे में बताया। और बताते हैं 2 अधिकारी बताए हैं। मैंने आपसे कहा बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अधिकारियों का वर्णन दिया गया है। अधिकारियों का वर्णन है। 2 ऑफिसर्स के बारे में बताया है। एक ऑफिसर का नाम है एग्रीनोमोई। एग्री का मतलब एग्रीकल्चर, ग्रीक भाषा में नाम देता है एग्रीनोमोई। एग्रीनोमोई का संबंध किससे था? एग्रीकल्चर यानी कृषि थे। दूसरा अधिकारी बताया एरिस्टोनोमोई, कि वहां पर दूसरा अधिकारी भी था एरिस्टोनोमोई। और एरिस्टोनोमोई का मतलब किससे था? व्यापार से, सड़क से, आकी चीजों को देखता था। अधिकारी थे। कृषि संबंधित कार्य एग्री यानी एग्रीकल्चर, एग्रीनोमोई देखता था। बहुत बढ़िया। तो सर जी आप क्या मोदी जी के समर्थक हैं? नहीं, मुझे सारे नेता झूठे लगते हैं, ऑल ऑफ द। मोदी जी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कल मोदी जी बेकार काम करेंगे तो हम उनका भी असम्मान करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है पॉलिटिकल पार्टीज में। लोग कहते हैं कि भैया हम तो समाजवादी पार्टी का समर्थक। हर पार्टी हर आदमी का समर्थक है। आप दूसरे व्यक्ति को थोड़ी सोच सकते हो कि दूसरा व्यक्ति भी आपकी जैसी समझ का हो जाए। आपकी दूसरे की जैसी समझ के नहीं हो जाते। अगर कोई समाजवादी पार्टी को वोट देता है तो उसका अपना चुनाव है। कोई बसपा को चुनेगा तो उसका अपना चुनाव होगा, कोई बीजेपी को चुनेगा उसका अपना चुनाव है, कांग्रेस का। लेकिन समाजवादी वाले क्या सोचते हैं कि अच्छा बसपा का है, बसपा वाले तो अच्छा समाजवादी का, ये खराब आदमी है, ये तो यार बसपा का आदमी है, ये तो बीजेपी। उसका अपना मत है। अब ऐसे तुम बोलो तुम सारे मेरे मत के अनुसार हो जाओ तो हो जाना गलत होगा ना। तो सम्मान किया करो इस भावना की कोई किस व्यक्ति किस समझ में है, क्योंकि आप भी किसी ना किसी पक्ष में होंगे।
आप अपने फैसलों का सम्मान करो और दूसरे के फैसले का भी। आगे आएंगे। हमें तो भाई पसंद है योगी जी, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी एक गुट से हैं तो आप कहेंगे नहीं जी वो खराब है, तो आप अपने पसंद के गुट का चुनाव कर रहे हैं तो हम आपका सम्मान करते हैं। हम कह देंगे राहुल गांधी जिंदाबाद, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं तुमसे सारे नेता चोर है। अगर कुर्सी मिलेगी तो काम तो करना होगा, और हर पार्टी ने काम किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, कांग्रेस ने क्या इस देश में काम नहीं किए, बीजेपी ने काम किए। काम जब कुर्सी मिली है तो करेंगे, ठीक है। यहां पर एक जूनागढ़ अभिलेख का वर्णन हम करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। एक बच्चा कह रहा जी आचार्य चाणक्य जी कहां गए, अभी बताऊंगा उनके बारे में, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने जारी कराया, रुद्रदामन ने जारी कराया। इसी से सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख क्यों हम यहां पढ़ रहे हैं जी, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चे जूनागढ़ अभिलेख में जो सुदर्शन झील का जिक्र मिलता है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, इन्होंने कराया था। बहुत इंपोर्टेंट काम है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, कभी गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्या बोलेंगे, जूनागढ़ अभिलेख, इसी से सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था और संस्कृत में जारी ये पहला अभिलेख है। इसके बारे में मैं राजाओं को आपको बताता चलूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसी से सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात का वर्णन मिलता है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। बोलेंगे एक बार। एक बच्चा कह रहा है सर जी रिकॉर्डेड क्लास है ये क्या, प्लीज रिप्लाई कीजिए, युद्ध के लिए सोल्जर कहां से आए। सोल्जर बेटा इन्होंने जादू से बनाए होंगे ऐसे, छू सोल्जर, छू सोल्जर। ये पूरी क्लास के बच्चे लॉजिक लगा सकते, सोल्जर सिपाही इंसान होते हैं, इंसान सोल्जरों को भर्ती किया गया होगा, एक वेतन देकर भर्ती किया गया होगा। अवे डहपे ढक्कन। आगे आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। फोकस करेंगे 2 मिनट। कौन से धर्म को मानता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसने अंतिम दिनों में स्वीकार किया। इसने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली, भद्रबाहु से। दीक्षा का मतलब एक एजुकेशन, जैन धर्म के बारे में सुना और जाना, किसने सिखाया, भद्रबाहु ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर एक अकाल पड़ा। मैंने आपको जैन धर्म की शाखा बताई थी, श्वेतांबर और दिगंबर। मुझे बताएंगे दिगंबर कौन लोग थे, तो आप कहेंगे भैया आपने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ा, जो लोग दक्षिण में चले गए वो दिगंबर थे। तो जब दक्षिण चले गए बच्चे, तो किसकी वजह से गए, अकाल की वजह से। तो बहुत सारे जैन गुरुओं ने से जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सवाल किया कि अकाल क्यों पड़ा, इतने लोगों की मृत्यु क्यों हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने कसूरवार चंद्रगुप्त मौर्य को ठहराया। बोले राज्य ने, जो राजा था इसने अच्छे लोगों के लिए इंतजाम नहीं किए, जबकि अकाल इतना भयावह था कि इंतजाम से कुछ ना होता। इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर, और इसी एक शोक में कि राज्य में इतने लोग अकाल की वजह से गए, ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। बहुत पूछा जाता है श्रवणबेलगोला का मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटक में। वहां चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखना व्रत पर, आज भी मंदिर बना हुआ है यहाँ पर चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर। आप चंद्रगुप्त मौर्य को वहां देख सकते हैं, मतलब उनके मंदिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वहां पे लिखा हुआ है। तो सल्लेखना व्रत का मतलब क्या होता है, सल्लेखना का मतलब होता है दोस्त भूखे रह करके प्राण दे देना। तो इन्होंने भूखे रह करके प्राण दे दिए, भूखे रह करके। आचार्य चाणक्य जी अभी जीवित हैं। आचार्य चाणक्य जी की परमिशन से ये गए।
आचार्य चाणक्य जी को जिम्मेदारी देकर के गए चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार की, तो बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री कौन है? आचार्य चाणक्य ही हैं। यही बिंदुसार है, जब इसका जन्म होगा दुर्धरा से उत्पन्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा से। तो जब इसका जन्म होगा तो एक मंत्री होगा सुबंधु, वो इसके कान भरेगा आकर के बिंदुसार के, बिंदुसार से बोलेगा कि तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण आचार्य चाणक्य है। बिंदुसार पूछेगा मेरी माँ को आचार्य चाणक्य क्यों मारेंगे? उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने जहर दे दिया तुम्हारी माँ को। जहर वाला खाना खाने से दुर्धरा के पेट में जब बिंदुसार था तो प्रसव पीड़ा हो गई और उनकी मौत हो गई। दरअसल में वो खाना, लोग कहते हैं कि बहुत स्लो पॉइजन चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता था आचार्य चाणक्य के द्वारा, बहुत निगरानी से, कि कहीं कल उनको कोई जहर दे तो भी मार ना पाए। तो ऐसी औषधियां उनको दी जाती थी। ऐसा खाना किसी महिला के लिए जब वह गर्भ से हो तो हानिकारक है। वह खाना एक दिन दुर्धरा ने खा लिया, इस कारण से उनकी मौत हुई थी। इसके पीछे आचार्य चाणक्य की मंशा कुछ और थी, लेकिन बिंदुसार के दिमाग में कुछ और बीज भरे गए। तो बिंदुसार ने निकलने का आदेश दे दिया आचार्य चाणक्य को। गए तो फिर कभी ना लौटे। मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि जो सुबंधु नामक मंत्री है, जिसने कान भरे, बाद में बिंदुसार को दासी ने बताई सारी हकीकत, तो बिंदुसार अपने पश्चाताप के लिए उनको खोजने निकला। लेकिन जो मंत्री सुबंधु कहते उसके द्वारा या तो आचार्य चाणक्य को जला दिया गया या आचार्य चाणक्य अपनी स्वयं की मौत मरे। ये आज तक भी किसी को नहीं पता है कि उसका सच क्या है। वेरी गुड अविनाश सिंह जी, बहुत थैंक यू मेरे भाई। जूही बहुत शानदार। सुनील 75 हार्ड है, हाँ ये बहुत अच्छा चल रहा है आपका। अंकित बयानपुरिया, मैं बहुत दिन से फॉलोवर हूँ उनका, है ना, और लगभग जब उनके 300 के फॉलोवर थे तब मैंने उनको फॉलो किया था। कल मैंने उनको देखा 3 मिलियन फॉलोवर उनके हो गए। और ये जितने भी लोग हैं, ये कोई 07 राइडर, सौरभ जोशी, फलाना डिकना, ये सब जो गाड़ी वाले छपरी है, मेरे पास ये गाड़ी, मैंने VIP नंबर ले लिया, इन लोगों से तुम इन्फ्लुएंस होते हो। एक लड़के ने धमाल मचा दिया आके इंडस्ट्री में, 75 हार्ड चैलेंज लेके चला। खाने को कुछ नहीं है, नहाने को कुछ नहीं है, बोले तब बस बहुत थोड़े से पैसे थे, एक कैमरा खरीदा, लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश की और अपना वर्क रूटीन बनाते। कहते बाहर का कुछ नहीं खाना है, घर का खाना है, 4 लीटर पानी पीना है और एक अच्छी पुस्तक हर रोज पढ़नी है, जितना तुम पढ़ सकते। जैसे वो पहले भगवत गीता, फिर आपका पुराण की तरफ चल दिए। बाहर कुछ नहीं, काम करना, 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम एक्सरसाइज करनी है। तो एक आदमी इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को कि आपका मार्ग ये होना चाहिए। तो मैंने एक और वीडियो देखी, एक व्यक्ति ने एक ऐसी वीडियो बना रखी थी सेम, तो लोगों ने कमेंट कर रखा है कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तुम मूर्ख हो क्या? अच्छे काम को कोई करे वो कॉपी नहीं होता, इसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अब मेरे जैसा अगर बोलोगे तो ये कॉपी नहीं है, अगर तुम कुछ अच्छा बोलोगे, ये इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, ये करना चाहिए। अर्जुन का मार्ग हमको सीखना चाहिए, ये इन्फ्लुएंस होना होता है मेरे प्यारे बच्चे। बहुत सारे लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं, सड़कों पे वीडियो बनाते हैं, तो लोग कहते हैं वीडियो मत बनाओ, दिखावा मत। भाई अच्छा काम पहुंचना चाहिए लोगों तक, तभी तो अच्छा काम सब लोग करेंगे। अगर अच्छा काम भी छुपा रह जाएगा तो क्या खराब काम देखना पसंद करोगे? अच्छे व्यक्ति बनना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जैसे बिंदुसार को बहका दिया गया, ऐसे बहकावे में नहीं आना है। कल पढ़ाई करेंगे यहाँ से, और सम्राट अशोक आएंगे फिर आगे, और बिंदुसार आएंगे तो उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगेन थैंक यू फॉर 9 मिलियन, बहुत सारा प्यार, थैंक यू।